थी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। और जनहित में आज हम बात करेंगे रोडवेज बस के नाम पर प्राइवेट बस का फर्जीवाड़ा। तो रोडवेज के नाम पर प्राइवेट बस का फर्जीवाड़ा। यूपी के कन्नौज जिले में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसके बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। परिवहन विभाग और पब्लिक की आंखों धूल झोंक कर प्राइवेट संचालक द्वारा एक प्राइवेट बस को यूपी रोडवेज बस का रूप देकर चलाया जा रहा। बस में यात्रियों से रोडवेज बस का किराया भी वसूला था। वहीं जब कन्नौज परिवहन विभाग की पीटीओ सुनीता सैनी ने छापेमारी कर बस का रूप अजीब देखा तो बस चालक को रोककर छानबीन की तो वह भी हैरान रह गई। बस पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। बस रोडवेज बस के रंग में हूबहू रंगी हुई थी, लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो संदेह पैदा कर रहे थे, जिसके बाद पीटीओ ने तत्काल बस को सीज करके छिबरामऊ थाने में भिजवा दिया। पूरा मामला छिबरामऊ क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक तरफ परिवहन विभाग डग्गा मार बसों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं अब इन डग्गा मार बसों के मालिकों ने इससे बचने के लिए प्राइवेट बस को यूपी रोडवेज बस के रंग में रंगना शुरू कर दिया और हूबहू यूपी परिवहन विभाग की बस का स्वरूप कर उसको छिबरामऊ, लखनऊ, दिल्ली तक चलवा रहे थे। पीटीओ सुनीता सैनी ने छिबरामऊ क्षेत्र में अचानक छापेमारी की, जिसमें उनको दो परिवहन नियमों का उल्लंघन करते मिली, जिसमें एक बस रोडवेज के रंग में हुई थी जिसमें सवारियां भी भरी हुई। पीटीओ ने सभी सवारी बस से उतरवाकर दूसरी बस से उनके गंतव्य को रवाना किया और दोनों बसों को सीज करके छिबरामऊ थाने भिजवा दिया। जनता और परिवहन विभाग की आंख में धूल झोंक ऐसा फर्जीवाड़ा होना अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल ये कि क्या इस तरह की और भी बसें चल रही हैं? क्या ये फर्जी कन्नौज के साथ साथ यूपी के अन्य जनपदों में भी फैला है? ये बस कब से चल रही थी? इसके पीछे कौन है? क्या कोई सतत इसको संरक्षण दे रहा है? अब परिवहन विभाग की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा जारी था। आखिर इस फर्जीवाड़े की परिवहन विभाग को क्यों नहीं लगी? ये तमाम सवाल हैं। जब के न्यूज इंडिया की टीम ने पीटीओ सुनीता सैनी से फोन पर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये जानकारी एआरएम के द्वारा उनको दी गई थी, जिसमें उन्हें बताया कि कुछ ऐसी हैं जो मानक और नियमों के विरुद्ध छिबरामऊ क्षेत्र से दिल्ली के लिए सवारियां भरती हैं। एआरएम ने जब इन बसों का विरोध किया तो कुछ लोगों ने उनको धमकाया भी था। इसके बाद उन्होंने मुझे इसकी जानकारी दी, तब मैंने इन दोनों बसों पर कार्रवाई करते हुए इनको सीज कर थाने में भिजवा दिया है। उन्होंने बताया कि अब हम लोग इस जांच में जुटे हैं कि ये बस कब से चल रही थी और कितनी बसें हैं जो ऐसे फर्जीवाड़े की आड़ में चल रही हैं। अपने नगर में कार्रवाई की है बसों के बस संचालकों के ऊपर, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये डग्गा मारी बसें मुझे पता चला था कि छिबरामऊ से जो है दिल्ली के लिए और गुड़गांव के लिए बसें जाती हैं। तो उसी के असर पर मैं सुबह आई थी तो आज मुझे दो बसें मिली। एक बस तो बिल्कुल रोडवेज की कलर में पेंट किया हुआ था उसने, और रोडवेज के जैसा ही उत्तर प्रदेश और ये आनंद विहार से दिल्ली तक, लखनऊ से मतलब ये लखनऊ से आनंद विहार दिल्ली तक का बोर्ड भी लगा रखा था। और वो उस बस को पहचानना मुश्किल है कि ये रोडवेज की है कि प्राइवेट है। उसी बस में यहाँ से छिबरामऊ से दिल्ली के लिए सवारियाँ जा रही थी, जिन सवारियों को मैंने दूसरे बस में शिफ्ट करके उस बस को यहाँ कोतवाली छिबरामऊ में सीज कर दिया। मैम, ऐसी कार्रवाई से आगे क्या संदेश होगा बस संचालकों को? जो डग्गा मारी कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो आगे नहीं करेंगे डग्गा मारी, और हमारा तो ये अभियान चलता रहता है। अभी मैंने पिछले 15 दिन पहले भी गाड़ी सीज करी थी, और ऐसी कार्रवाई हम करते ही रहते हैं। जो गाड़ी मुझे मिलती है वो सीज होती है या फिर चालान की कार्रवाई होती है। तो आगे ये है कि जो डग्गा मारी करते हैं उससे उनको यूपी कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र में जहां एक तरफ डग्गा मार बसों का तो वहीं एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी इनमें देखने को मिला है। एक डग्गा मार बस ऐसी चल रही थी जिसको हूबहू रोडवेज के रंग में रंगा गया था, और वो
कन्नौज से छिबरामऊ और छिबरामऊ से होते हुए फर्रुखाबाद होते हुए वो दिल्ली तक की सवारियां भर रही थी। यहाँ तक कि हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि लखनऊ से भी वो दिल्ली तक सवारियां भरती थी। इसका खुलासा तब हुआ जब छिबरामऊ में पीटी छापेमारी करी और उनको रंगे हाथों वो बस मिल गई। उन्होंने बताया कि उनको एआरएम ने एक जानकारी दी थी कि यहाँ से 2 बसें ऐसी चलती जो दिल्ली के लिए सवारियां भरती हैं और इनलीगल तरीके दी हैं। जब उनसे उन्होंने बात करी तो उन्होंने बताया उनके साथ कुछ ऐसी अभद्रता भी की गई, जिसके बाद गुप्त रूप से पीटीओ ने जब छापेमारी करेगी तो ये पूरा खुलासा हुआ। अब कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा करने वाले अब शासन और प्रशासन के साथ साथ पब्लिक की आंख में भी धूल झोंक रहे हैं। क्योंकि रोडवेज बस के जो कलर बनाया गया था, बिल्कुल हम आप इस समय रोडवेज बस स्टैंड पे खड़े हैं, ऐसा ही कलर बनाया गया था और उसमें लिखा गया था कन्नौज राजधानी एक्सप्रेस। तो ऐसी ही बसें थी और किराया जो वसूल किया जा रहा था वो रोडवेज बस किराया वसूल किया जा रहा था। कहीं ना कहीं एक सवाल और बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि जब जांच हुई है, जब ये बस पकड़ी गई है, तो अब ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है ये फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पे हो, कन्नौज ही नहीं पूरे और बड़े स्तर पे हो, उत्तर प्रदेश स्तर पे भी फर्जीवाड़ा देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से इस बस को रंगा पोता गया है और उसके बाद किराया वसूल करा जा रहा था, वो रोडवेज बस का ही किराया वसूल करा जा रहा था और उसके ऊपर बाकायदा लिखा गया था उत्तर प्रदेश सरकार एक परिवहन विभाग का बिल्कुल स्वरूप दिया। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यात्री भी है, उनसे ही बात करने की कर सकते हैं। छिबरामऊ में बस पकड़ी गई जो फर्जी थी है। अगर आपको लगता है कि ये रोडवेज बस दिख रही है, आप ऐसे पहचानते होगे कि कैसे पहचानते हो? ऐसे ही पहचानते हैं। अगर इसी कलर की कोई और बस आ जाए तो कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान पाएंगे। आप भी यात्रा करते होंगे, कलर देख रहे हैं, रोडवेज बस का कलर सभी जानते हैं। अगर इसी कलर की बस आपको रोड पे कहीं दिख जाए तो क्या समझेंगे आप? हम इसमें नहीं समझ पाएंगे, हमें तो लगेगा कि गवर्नमेंट ही बस है, इसमें हम नहीं सोचेंगे कलर सेम है और तो उसमें अगर लिख रखा है उत्तर प्रदेश परिवहन सोचेंगे कि गवर्नमेंट बस है। हमें वैसे और ऐसी एक बस छिबरामऊ पकड़ी गई जिसमें बाकायदा लिखा हुआ था। जी लिखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को धोखा दे रहे, किराया भी वसूल कर रहे थे। बहुत फर्जी काम हो रहा है सर, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे बहुत बसें जो लिख देते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट में होती हैं, वो जो है प्राइवेट बस होती है, वो जो है यात्री को धोखा देते हैं और उनसे बोलते हैं कि जो है हम दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो रास्ते में भी उतार देते हैं, पैसा ले लेते हैं दिल्ली तक, ऐसे भी करते हैं। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए इन लोगों को? इसके इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस कामों को कर रहे हैं उनको जो है उनके ऊपर सख्ताई होनी चाहिए। ये बस पकड़ी गई है, ये रोडवेज बस हम लोग कलर ऐसे ही दिखते हैं, पहचानते हैं कि रोडवेज होगी, लेकिन यही कलर कहीं और उसी बस में दिख जाए तो कैसे पहचानोगे? रोडवेज समझेंगे। एक बस पकड़ी गई है बिल्कुल रोडवेज बस की, कलर डग्गा मारने के लिए, तो वैसे ही देंगे जो क्या बता रहे हैं, रोडवेज के साथ बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पैसे का दोहन होता है। अब तो हम लोग देखेंगे क्या करें, तो सरकार हमारे खाते होगा। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसका स्वरूप हम आपको दिखाते हैं। इस पर लिखा है कन्नौज डिपो और यहाँ दिल्ली की तरफ ये शायद जा रही होगी। तो बिल्कुल वही जो जालसाज थे, जो फ्रॉड थे, जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, वही बिल्कुल रोडवेज बस का उन्होंने कलर दिया। उसके ऊपर मोटी में लिखा था राजधानी एक्सप्रेस, यानी कि दिल्ली की तरफ वो बस जा रही थी जिसमें यात्री भरे हुए थे। जब पीटीओ ने उनको पकड़ा है तो कहीं उनके पैरों तले जमीन सरक गई, क्योंकि इतनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। और ये जो कार्रवाई हुई है ये कहीं ना कहीं विभाग और तमाम चीजों पर बड़े से खड़ी करती है कि आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा ये लोग कर कैसे सकते हैं। इनके दिमाग में ये फर्जीवाड़ा आया और ये फर्जीवाड़ा कब से हो रहा था, कहां तक हो रहा था और कहां कहां हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा जांच का विषय है, क्योंकि इस तरह के फर्जीवाड़ा अगर हो रहा होगा तो अपने आप में पूरे जो परिवहन है उसके ऊपर भी सवाल खड़े करता है। के न्यूज़ कन्नौज। तो कहीं ना कहीं अब यात्रियों के विश्वास से भी खेल किया जा रहा है और परिवहन विभाग को भारी भरकम चूना भी लगाया जा रहा है। और इस अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शरद मिश्रा जुड़ चुके हैं, विजय द्विवेदी सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उमाशंकर माफ कीजिएगा रमाशंकर साहू सामाजिक कार्यकर्ता साथ जुड़ चुके हैं, आलोक कुमार यादव मोटरयान निरीक्षक हमारे साथ कुछ में जुड़ेंगे, अमित मिश्र संवाददाता कन्नौज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अमित आपका रुख करेंगे। अमित, कन्नौज में दो ऐसी अवैध रोडवेज की बसें, कथित रोडवेज की बसें, ये रोडवेज की बसें नहीं थी, लेकिन हूबहू इनको रोडवेज की बसों का कलर दिया गया था।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लिख के ये बसें चलाई जा रही थी। 2 बसों पर फिलहाल परिवहन निगम ने कार्रवाई की है। ऐसे तमाम जिलों में, तमाम जनपदों में ऐसी बसें चल रही होंगी, लेकिन इसमें कार्रवाई की ज़रूरत है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज के यात्रियों के साथ किस तरीके से धोखा किया जा रहा था, ये हमारे दर्शकों को फर्जीवाड़ा कन्नौज में ये देखने को मिला जो परिवहन विभाग की कार्रवाई में सामने आया है, क्योंकि जैसा जानकारी मिली थी यहाँ पर कि डग्गामार बसों का आतंक है, तो परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई भी करता रहता था। जी ठीक है, अमित आप अपनी बात रखें। परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई भी करता रहता था। परिवहन विभाग को सूचना मिली कि छिबरामऊ में जिस तरह से डग्गामार बसें चल रही हैं, जब वो वहां मौके पर पहुंचे हैं तो उनको ये सूचना मिली थी कि यहाँ से छिबरामऊ से कुछ बसें ऐसी चलती हैं जो दिल्ली में सवारियां भरती हैं, जो परिवहन नियमों के विरुद्ध और गलत तरीके से सवारियां भरती हैं। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं थी कि ये परिवहन जो ये बसें चल रही हैं, ये बसें रोड का रंग देकर ये चलाई जा रही हैं। ये उनकी जांच में भी एक जब उन्होंने जांच की, जब इसकी कार्रवाई की, तो वो भी खुद भी संदेह रह गए। यहाँ पर सुनीता जी यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने कार्रवाई करी, जिसमें उन्होंने 2 बसों को पकड़ा। एक बस तो थी जिसमें किसी तरह का कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मानक नियमों के विरुद्ध चल रही थी, तो उसको सीज किया गया। लेकिन एक बस जब उनको रोड पे जाती हुई दिखी, जिसमें रोडवेज बस, परिवहन उत्तर प्रदेश सरकार और मेन चीज लिखी हुई थी राजधानी एक्सप्रेस, जिसको रंग गया था परिवहन बसों की तरह। इस बार हम लोग रोडवेज बस अड्डे पे हैं, तो जो रंग दिया गया था, जो यहाँ रंग परिवहन बसों का रंग दिया, तो वैसी ही बसें बना दी गई थी। और ये पब्लिक को धोखा देने के साथ साथ यहाँ के अधिकारियों के भी आंखों में धूल झोंक रहे थे, क्योंकि जो यहाँ की पब्लिक थी वो तो यही समझती थी कि परिवहन विभाग की बस है और हम इसमें आराम से सफर कर सकेंगे, दिल्ली छिबरामऊ से लेकर दिल्ली तक, और वो उसमें बैठ भी जाते थे। और ये सफर कब से चल रहा था इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। तो दिल्ली लखनऊ छिबरामऊ से लेकर दिल्ली तक का सफर था। ये भी हम लोगों ने जब पता किया तो हमारे सूत्रों ने बताया कि ये लखनऊ से थे और आसपास के कई क्षेत्रों में ये बस लेकर इस तरह से घूमते थे। इनका सिर्फ एक ही चीज था कि जो रोडवेज बस को अगर रंग दिया जाएगा तो वो कार्रवाई से बच सकेंगे, क्योंकि साधारण तौर पे जो अधिकारी होते हैं, जो परिवहन विभाग के अधिकारी होते हैं, वो रोडवेज बस को इस तरह से नहीं टच करते हैं। अगर कुछ वैसी खामियां होती हैं तो ये आराम से चल सकेंगे। लेकिन उनकी जो लिखावट थी, कहते हैं जब चोरी करता है तो कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ देता है, तो उनकी लिखावट पे ही परिवहन विभाग को शक हुआ, क्योंकि जिस तरह से उसमें लिखा गया था उत्तर प्रदेश सरकार, वो काफी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, ऊपर राजधानी एक्सप्रेस लिखा गया था। हालांकि रंग रोगन करने की कोशिश पूरी की गई थी, लेकिन उस तरह का बिल्कुल वो स्वरूप नहीं दे पाए। जिसके बाद जब पीटीओ ने यहाँ पर कार्रवाई करी है, तो और जब उनको पकड़ा है तो वो भी हैरान रह गए कि आखिर फर्जीवाड़े बड़े स्तर पर ये लोग कैसे सोच सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। कन्नौज में अभी एक बस यहाँ पर मिली है, लेकिन ऐसी हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ऐसी कई और बसें भी हो सकती हैं। तो ये परिवहन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित होगा कि इस तरह की बसें अगर चल रही होंगी तो वो कैसे चिन्हित करेंगे, और यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो चल रहे हैं, वो एक भरोसे पे चलते हैं। परिवहन विभाग का अपना एक विश्वास होता है, उनका एक कलर होता है, लेकिन अमित पहचान निकलती है। उसके बाद ये लोग जो यात्री होते हैं उसमें यात्रा करते हैं। लेकिन अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा होता है तो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए भी बड़े ही खतरे की चीजें हैं, क्योंकि इनके अंदर फिटनेस वाली चीजें होती हैं, तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो परिवहन विभाग अलग से करता है, और ये डग्गा मार जो लोग रहते हैं ये चंद पैसों की लालच में अलग तरीके से करते हैं। तो परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, इसकी भी आशंका अब जताई जा रही है। लेकिन अमित, बिना किसी के सह पे, बिना किसी की मिली भगत के ये कैसे जरूरत कर सकते हैं ये लोग इस तरीके से? मतलब परिवहन विभाग, उत्तर परिवहन विभाग लिखाकर हूबहू रोडवेज की बसें चला रहे थे। क्या विभागीय मिली भगत से इस तरीके के कारनामे चलते रहते हैं, जब कभी पकड़ में आते हैं तब खुलासा होता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सवाल बिल्कुल बड़े उठते हैं, क्योंकि अगर ये इस तरह से चल रहे थे और बेखौफ चल रहे थे, ये इनको आइडिया कहां से आया है? जरूर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी इनके ऊपर हाथ रखा होगा, जो उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा है। हमारे जो सूत्र बताते हैं कि यहाँ के जो ARM है, उनको इस चीज की जानकारी थी। उन्होंने इस बात का जब विरोध किया है तो ये लोग इतने दबंग प्रवृत्ति के लोग थे कि उन्होंने उसके साथ बदसलूकी करने की, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, जो हमारे सूत्र है वो बताए हैं कि उन्होंने बदसलूकी की। उसके बाद परिवहन विभाग को ये सूचना ARM की तरफ से ही मिली थी, जिसके बाद गुप्त रूप से जो परिवहन विभाग था, जो ARTO PDO थी, उन्होंने इसकी कार्रवाई करी है और इनको सीज किया जाके।
तो ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि अगर सत्ता संरक्षण हो सकता है या किसी का भी संरक्षण हो सकता है या अधिकारी को भी संरक्षण हो सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इनकी हिम्मत बढ़ी है, इन लोगों ने परिवहन विभाग को ही धोखा देना चाहा, उत्तर प्रदेश सरकार को धोखा देना चाहे, उनको जो पैसा मिलना होता है उसको धोखा देना चाहे, तो ये हिम्मत कहां से आई है और कहां तक ये इनके तार जुड़े हुए हैं, ये जांच में अब निकल के पूरी तरह से सामने आएगा। लेकिन अब अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि उनको अब देखना होगा कि आखिर इन लोगों के, इन फर्जीवाड़ों के तार कहां से जुड़े हुए हैं, कहां से इनकी ये सोच चलती है और कहां तक जा रही है, कहां से इन्होंने इस योजना बनाई है, कहां से इसका रंग रोगन कराया है, कहां से ये शुरुआत हुई है और कितनी बसें ऐसी हो सकती हैं जो कन्नौज में चल रही हैं या यूपी में चल रही हैं। ठीक है अमित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शरद मिश्रा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपके पास आना है। शरद जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने डग्गा मारी जो व्यवस्था थी उससे मुक्ति पाने के लिए जो बसें थी, प्राइवेट बसें, उनको परिवहन विभाग से अटैच करना शुरू किया कि ये डग्गा मार बसें जो है वो अटैच जब हो जाएंगी तो परिवहन विभाग से ये जुड़ जाएंगी तो डग्गा मारी से मुक्ति मिलेगी, परिवहन विभाग को उसका लाभ मिलेगा और जो रेवेन्यू है वो परिवहन विभाग को आएगा, लोगों को भी राहत होगी, बसों की संख्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन माफिया कह लीजिए या अवैध इस तरीके के काम करने वाले उनका शायद ये कारनामा बन गया है, तू डाल डाल में पात पात, यानी कि आप हमारे लिए नियम बनाएंगे, हम उसका तोड़ ढूंढ लेंगे। ऐसा ही मामला की बस, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि ये रोडवेज की बस हो, महिला हो या पुरुष हो, आंख बंद करके रोडवेज बस पर बैठ जाता है। वो जानता है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सुविधा के साथ ये बस हमें गंतव्य तक पहुंचाएगी। लेकिन अब तौर पर नजर आ रहा है फर्जीवाड़ा करने वाले हूबहू उसी रंग की, उसी कलर की, वही सब लिखा हुआ बसें संचालित। न सिर्फ ये यात्रियों के साथ धोखा हो रहा है बल्कि परिवहन विभाग को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कैसे इस पर लगाम लगेगी सर? कर लीजिए। हेलो, ठीक है शरद जी, आप अपनी बात रखें। जी, निश्चित ही ऐसी बात सामने आई है, आपके चैनल के माध्यम से मुझे आज जानकारी हुई है। मैंने अखबारों में पढ़ा कि कोई रोडवेज की शक्ल को हूबहू देके बसें चला रहा था, जिसपे हमारे एआरएम द्वारा सूचना देने पर हमारी जो एआरटीओ है उन्होंने कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद उन बसों को सीज किया और उन बसों में पाया कि उन बसों में परमिट और फिटनेस जैसी दिक्कत थी और उनको देखते हुए उसको सीज किया गया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। अगर ऐसी कोई अन्य बसें भी चलती हुई मिलेंगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हेलो जी जी, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है और उसी नीति के चलते एआरटीओ कन्नौज ने उन बसों को पकड़ा, डिटेक्ट किया और उन पे कार्रवाई कर उनको सीज किया है। और आगे भी ऐसी अगर कोई जरूरत करेगा तो उन पर भी निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं जैसे ही मामला संज्ञान में आया, क्योंकि अपराधी जैसे ही अपराध करने के लिए बढ़ते हैं हमारी सरकार उनको डिटेक्ट करती है, उनके ऊपर कार्रवाई करती है। ऐसे लोगों को हम लगातार चिन्हित भी करते हैं और हमारी सरकार यही काम करती चली आ रही है। अगर कोई अपराध करेगा तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी और वो जेल भी जाएगा। रही एआरएम को धमकी देने की बात, अभी उस मामले में एआरएम महोदय द्वारा मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा कोई मुकदमा संबंधित कोतवाली अपने क्षेत्र में लिखाएगा। अगर ऐसी कोई जानकारी आएगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित ही उस पर भी कार्रवाई करेगी और अपराधियों की कमर तोड़ने का काम करेगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन शरद मिश्रा जी, जिस तरीके से ये कन्नौज जनपद अकेला जनपद नहीं है, प्रदेश के तमाम जनपदों में इस तरीके का खेल चल रहा होगा और आम जनता इस खेल को नहीं समझ पाती है। कई जगह ऐसे भी आरोप सामने आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति की 2 बसें लगी हुई हैं, परिवहन विभाग से अटैच हैं, तो वो अन्य 2 बसों को भी उन्हीं रंग, उन्हीं कलर और हुबहू वैसे ही करके वो डग्गेमारी में चला रहा है। चूंकि लोगों को नहीं पता, उनको तो पता है शायद इसकी बसें लगी हुई हैं या अधिकारियों को भी पता है कि शायद बसें लगी हुई हैं, आम आदमी तो नहीं जान पाता है। इस तरीके से बड़े पैमाने पर परिवहन विभाग को चूना लगाया जा रहा है। निश्चित ही अगर ऐसी और अन्य बातें संज्ञान में आती हैं, अगर ऐसी कोई बसें संज्ञान में आती है, निश्चित उन पर कार्रवाई होगी और जितना भी उन्होंने राजस्व का नुकसान किया होगा उनकी राजस्व की भरपाई करेंगे, उनकी गाड़ी की नीलामी होगी, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा और उनसे इस तरीके की राजस्व की हानि की रिकवरी भी की जाएगी और निश्चित ही उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको
बताना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रही है और करती आई और करती रहेगी। और निश्चित ही अगर ऐसा कोई अन्य मामला कन्नौज जनपद के अलावा भी उत्तर प्रदेश में कहीं सामने आएगा तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। और आप लोगों के संज्ञान में ऐसा मामला आता है, आप निश्चित ही अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराएं, हम लोग उस पर निश्चित कार्रवाई करेंगे। हमारे अधिकारी भी ऐसी बसों को डिटेक्ट करने का काम कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। हालिया प्रकरण कन्नौज में सामने आया, जैसे ही सामने आया उस पर हमारी आरटीओ ने तत्काल कार्रवाई की और तत्काल कार्रवाई करके उनको सीज करने का काम किया है। हमारे यहाँ अधिकारियों को इस बात की छूट है, अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना किसके द्वारा फलित पोषित हो, हम ये नहीं देखते। हम देखते हैं कि अपराधी है, जिसने अपराध किया है उस पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए और उस कार्रवाई को सुनिश्चित कराने का काम करते हैं। और जहां अधिकारी भी इस मामले में टाला मटोली करते हैं, हम उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 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 अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ने का काम करती रहेगी और अपराध को जीरो टॉलरेंस में लाने का काम करेगी। ठीक है शरद जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ विजय द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। विजय जी, परिवहन न सिर्फ परिवहन विभाग को इस तरीके के कारनामे करके न सिर्फ परिवहन विभाग को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि यात्रियों के विश्वास से भी खेल किया जा रहा है। उनकी जो यात्री जो हैं प्राइवेट ये डग्गा मार न तो सुविधाएं देते हैं, ना इनकी कोई जिम्मेदारी होती है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है। लोग तो भरोसा करके रोडवेज बस समझकर बैठ जाते हैं। परिवहन निगम की जो बसें हैं वो अलग सुविधा देती हैं, इन डग्गा मार जो ये बसें हैं ये बेतरतीब तरीके से सवारियां भरती हैं, सामान भरती हैं और मन चाहे जगह पर ये खड़ी कर देते हैं बसें। ऐसे में लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, परिवहन विभाग को तो नुकसान हो ही रहा है। तो ये व्यवस्था एक जनपद में पकड़ में आई है, हो सकता है कई जनपदों में ये खेल चल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, इस सरकार का चाहे रोडवेज हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे टूरिज्म हो, सब में फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। आप बताइए, जैसे आपने अभी कहा उत्तर प्रदेश रोडवेज के पास दसियों हजार बसें हैं और अभी तो केवल ये मामला कन्नौज में पकड़ा गया है। इसमें कहीं न कहीं सत्ता संरक्षण या अफसरों का संरक्षण, क्योंकि इस सरकार में अफसरों पर कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है, ये मान के चलिए। आपके मामले में क्या हुआ था? जैसे जी ने क्या किया था? शरद जी आप सुन लीजिए, अब विजय जी को भी सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे। भाई शरद तो मैं नहीं बोल रहा था, आप क्यों बोल रहे हैं? जी आप विजय जी अपनी बात अभी आप अहमदाबाद में कि एयरलाइन का विमान चला 1 मिनट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि लंदन की फ्लाइट 13 घंटे की थी, तो तुरंत कुछ न कुछ पूरा चेकअप चेकलिस्ट की गई होगी और उड़ा तुरंत, क्योंकि सरकार का टोटल फेल्योर है। और रोडवेज में यात्री इंश्योर्ड होते हैं और निश्चिंत रूप से यात्री यात्रा करते हैं कि रोडवेज में अगर कोई बात होगी। ठीक है तो विजय जी माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इंद्राणी नदी पर बना पुल टूटा है। महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हादसे में 15 से 20 लोग नदी में बहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं, 15 से 20 लोगों के नदी में बहने की खबर सामने आ रही है। तालेगांव के कुंडमाल के पास ये पुल टूटा है और इस बड़ी दुर्घटना में 5 लोगों की मौत की भी खबर है। तो महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त की ये दुखद खबर सामने आ रही है। कुंडमाला पर्यटन स्थल पर ये बड़ा हादसा हुआ है। पुल पिछले कुछ समय से खस्ता हाल स्थिति में था, वाहनों के लिए पहले ही बंद कर दिया गया था ये पुल। वाहनों के लिए पहले ही ये पुल बंद कर दिया गया था। भारी बारिश से नदी में जल स्तर बढ़ने से यह हादसा हुआ है। तो पुणे से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इंद्राणी नदी पर बना पुल टूटा है। हादसे में 15 से 20 लोग नदी में बहे हैं। तालेगांव के कुंडमाल के पास टूटा है पुल। और बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, महाराष्ट्र के पुणे से एक दुखद खबर सामने आ रही है। एक जर्जर पुल गिरने से 15 से 20 लोगों के नदी में बहने की, इंद्राणी नदी में बहने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 5 लोगों की दुखद मौत की भी खबर सामने आ रही। क्या कहेंगे आप? प्रवीण जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो शायद प्रवीण जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये पुल वाहनों के लिए पहले ही बंद कर दिया गया था। तालेगांव के कुंडमाल के पास ये पुल टूटा है। ये जर्जर पुल था, पैदल आवाजाही के लिए पुल था। फिलहाल इस पुल के टूटने से इंद्राणी नदी पर ये पुल जो बना था ये टूटा है। 15 से 20 लोगों के नदी में बहने की खबर सामने आ रही है, जबकि 5 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है अब तक। तालेगांव के कुंडमाल के पास ये पुल टूटा है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे के इंद्राणी नदी पर ये जर्जर पुल जो टूटा है। फिलहाल पुल टूटने के बाद 15 से 20 लोगों के नदी में बहने की खबर सामने आ रही है, जबकि 5 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर पुणे से सामने आ रही है। तालेगांव के कुंडमाल के पास ये पुल टूटा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नदी का बहाव इतनी तेज है कि 15 से 20 लोग जो बहे हैं उनका अभी तक अता पता नहीं है। हालांकि रेस्क्यू अभियान शुरू किया जा चुका है। लोगों को जो आसपास वहां फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग नदी में बहे हैं, जबकि 5 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। ये जर्जर पुल इंद्राणी नदी पर बना हुआ था जो टूटा है। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र यादव पुणे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इंद्राणी नदी पर बना पुल टूटा है। हालांकि ये पुल वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ है? 15 से 20 लोगों की बहने की भी खबर सामने आ रही है, जबकि 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जितेंद्र सर, जो पुणे में बहुत बड़ा हादसा हो चुका, पूरा ये पुल था, उस पुल से 20 से 25 लोग बह कर गए हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और 5 लोगों की वो पुल पर डेड हो चुके हैं। उधर अभी 50 से ज्यादा लोग उधर खड़े थे, जो सभी टूरिस्ट थे। उसमें से 20 से 25 टूरिस्ट बह कर गए हैं और 5 लोगों की वहां जान गई है। लेकिन जितेंद्र जी, अगर बात की जाए, ये पुल जो है वो वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग इस पुल पर कैसे पहुंचे? क्या ये पैदल आने जाने के लिए ये पुल खुला हुआ था? वहाँ पर पूरी वाहनों पर पाबंदी है, लेकिन ये पुल के जो पुणे जो एरिया है उधर बहुत बड़ा बारिश चल रही है और बारिश के वजह से पुल पर बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। जो उधर की जो नदी थी वो पूरी बहकर आई है। बहुत बड़ा वो पानी का जो माहौल है, और उनके बाद उधर हादसा हो चुका है। जितेंद्र जी, एक और अहम सवाल, इस इंद्राणी नदी के तट पर एक पर्यटन स्थल भी है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पुल पर लोग क्यों मौजूद थे? क्या वो आवाजाही कर रहे थे या ऐसे ही पुल पर एकत्रित थे? इंद्रायणी जो नदी है, उनके जो तीर पर आलंदी और बिहू एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल है। और आने वाले 15-20 दिन के बाद महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो वारकरी संप्रदाय का जो मेला है, वो मेला वहां से 20 लाख से अधिक लोगों के साथ पंढरपुर जाने वाला है। इसे यही जगह पर जो अभी पुल टूटा हुआ देखकर सभी वारकरी संप्रदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि 19 तारीख को मेला निकलने वाला है। और वही जो इसमें जो डेट हो चुके हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा वारकरी संप्रदाय के लोग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र जाधव जी, अब तक कितने लोगों की अभी नदी की धारा में बहने की खबर सामने आ रही है? कोई 20 से 25 लोगों की वो नदी की जो धारा है उधर बहने की खबर आ रही है, सामने खबर आ रही है। अभी जितेंद्र, वहां पर बचाव दल मौजूद है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग बहे हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यस, उधर पूरी इंडिया रेस्क्यू की टीम भी आ गई है और लोकल के कई लोग भी है, वो पूरी मदद कार्य में जुटे हुए हैं। और जो लोग भाग कर गए उनको बचाने के लिए और किसी के देखने के लिए पूरे अनुमान लगाए हैं, देख रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर आई और 2 लोगों के बॉडी भी उधर मिली। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। अर्चना शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अर्चना जी, पुणे के इंद्राणी नदी पर बना पुल जो है टूटा है और उस पुल के टूटने से 15 से 20 लोग नदी में बहने की खबर सामने आ रही है, जबकि 5 लोग इस धारा में बहने की वजह से मौत के आगोश में समा गए हैं। क्या कहेंगे आप? बारिश के बहुत बहाव की वजह से ये इंद्राणी पुल थोड़ा सा पहले से ब्रेक हुआ था
तो अभी मैंने खबर देखी है तो 20 से 25 लोग उसमें बह गए हैं। जी अर्चना जी, लेकिन ये बड़ा हादसा है। अगर वो पुल जर्जर पुल था, फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां क्यों मौजूद थे, ये बड़े सवाल हैं। हालांकि वाहनों के लिए पुल पहले बंद कर दिया गया था, फिर भी जब जर्जर पुल था तो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां कैसे मौजूद थे, ये बड़ा सवाल है। अभी कहते हैं 20 तारीख को यहाँ से पालकी निकलती है ज्ञानेश्वर महाराज की, ठीक है। तो बहुत महाराष्ट्र से, पूरे महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग वहाँ पे पालकी के लिए आते हैं। इसके लिए वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और 18 तारीख को वहाँ से प्रस्थान होगा पालकी का। जी हाँ, लेकिन जी सारी भीड़ है। हाँ, लेकिन अर्चना जी, अगर पुल की स्थिति ऐसी थी तो वहां पर सुरक्षा की दृष्टिगत लोगों को, कम से कम लोगों को वहां जाने देना चाहिए था। वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता है और लोग सुनते नहीं है। वहाँ पे अगर ब्रिज के लिए कुछ भी बोला जाता है कि आप वहाँ से मत जाओ, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते कि वो सुनते नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। उसके वजह से ये जो हानि हुई है वो हुई, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल अर्चना साह जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ा हादसा हुआ है। जितेंद्र जादव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अहम सवाल यह है कि बताया जा रहा है कि इस पुल पर लगभग 100 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। ये काफ़ी बड़ी संख्या में लोग फिर नदी में बहे होंगे। अब तक जो रेस्क्यू किए गए हैं लोग, उनकी संख्या कितनी है? अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू किए गए हैं। उनके जो उधर के जो सुनील छिलके है, उन एरिया के 19 पोस्ट रूप से 6 लोगों को रेस्क्यू की गई है। और जो पुल था, पुल के ऊपर से कई लोगों ने, जो कोई टूरिस्ट थे उसने अपने 2 व्हीलर लेके गए थे। वो पुल पूरे जो अभी जो चल रहा है उसे हिल रहा था पूरा, बारिश भी है उधर, पूरा हिल, पुराना हुआ पुल था। लेकिन कई पर्यटकों ने उनको नहीं समझाया और नहीं समझने से वो बड़ा हादसा हो चुका है। हाँ बिल्कुल जितेंद्र जी, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज़्यादा लोग इस पुल पर मौजूद थे, तो जो आंकड़ा अभी तक बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग इस पुल में, इस धारा में बहे हैं नदी के, तो ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है? संख्या ज़्यादा तो हो सकती है। अभी अभी जो एनडीआरएफ की टीम और जो स्थानिक प्रशासन है, प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि 20 से 25 लोग बह कर गए, लेकिन उसका आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है और आने वाले हफ्ते दिलचस्प हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये बड़ी घटना घटित हुई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद है, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है? पूरी एनडीआरएफ की टीम है, स्थानिक मछुआरे लोग है, वो भी कम काम कर रहे हैं और प्रशासन के कई अधिकारी भी अभी खुद पानी में उतरकर जो लोग बह कर गए उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जितेंद्र जाधव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो पुणे से यह अहम खबर, इंद्राणी नदी पर बना पुल टूटा है। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। हादसे में 15 से 20 लोग नदी में बहे हैं ये, और जबकि जानकारी जो सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग हादसे के वक्त 100 लोग पुल पर मौजूद थे, लेकिन प्रशासन का दावा है कि 15 से 20 लोग पुल में इस पुल टूटने के बाद बहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण खंडेटकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आप पुणे में एक बड़ा ये हादसा हुआ है। इंद्राणी नदी पर जो बना पुल, जर्जर पुल था, ये टूटने से 5 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 15 से 20 लोग इस नदी की धारा में बह गए हैं। क्या कहेंगे आप? मैं संदीप खरड़ेकर, महाराष्ट्र भाजपा का प्रवक्ता बात कर रहा हूँ जी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अभी हम सभी यहाँ मदद कार्य में, हमारे सारे कार्यकर्ता वहाँ पहुंच चुके हैं, वो मदद कार्य में लगे हुए हैं। वहाँ के जो सांसद हैं श्रीरंग भरणी जी, वहाँ के जो विधायक हैं सुनील छिलके जी राष्ट्रवादी कांग्रेस के, वो सभी वहाँ पे हैं। और अभी तो बचाव कार्य शुरू है। इस बात की तफ्तीश करनी होगी कि यह पुल गिरा कैसे, काफी पुराना था पुल और फिर भी गांव के लोग उस पे से आवागमन किया करते थे, आवाजाही किया करते थे। यहाँ पे किसकी गलती है ये ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही वहां पर 8 करोड़ रुपए के खर्चे से नए पुल का काम भी मंजूर हो चुका था और वो नया पुल बनने वाला था। ये देखिए, जो कुंडमला नाम की जगह है, यहाँ पे बड़े पैमाने पर बारिश के दिनों में लोग जाते हैं,
वहाँ पे वो पानी में भीगने का आनंद लेते हैं। और वहाँ पे कुंड मड़ा, मतलब वहाँ पे अलग अलग जगह पे जब पानी से जो चट्टानों में एक छेद हो जाते हैं ना, वो सब बने हुए हैं, वो देखने के लिए भी लोग जाते हैं। और बारिश पिछले कुछ दिनों में बड़ी अनइवन हो रही है। ये जो बारिश हो रही है वो घंटे भर में इतनी ज्यादा बारिश होती है कि उस पानी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता। हम लोग जो वर्तमान देखते आए थे कि थोड़ी बारिश होती थी, लेकिन प्रवीण जी बड़े सवाल ये है कि ये पुल जर्जर था, आवागमन के लिए पहले से वाहनों के लिए प्रतिबंधित था, लेकिन बताया जा रहा है कि जब ये दुर्घटना हुई है, पुल टूटा है, उस दौरान 100 से ज्यादा लोग उस पुल पर मौजूद थे। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे कि लोगों को वहां रोका जा सके? इतनी बड़ी संख्या में इस जर्जर पुल पर इतने लोग कैसे पहुंचे? देखिए, मेरा नाम है संदीप खरडेकर जी। वो आपके पास गलत नाम आया है प्रवीण जी, मेरा नाम है संदीप। ठीक है संदीप जी। जी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे जिला प्रशासन ने जो कई फेमस जगह हैं जहाँ पर लोग बारिश के दिनों में मौज मस्ती के लिए जाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है और उस जगह पे ऑलरेडी सारे लोग तैनात थे। ये जगह ऐसी है कि जो इतनी फ्रीक्वेंटली विजिटेड नहीं है, यहाँ कुछ कम पैमाने पर ही पर्यटक जाते हैं। लेकिन अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस बात की तफ्तीश करनी होगी कि इसमें गलती किसकी है, और अगर वहाँ पे जर्जर पुल था तो उस पर से लोगों को आवाजाही करने के लिए परमिशन क्यों दी गई और उस पुल को बंद क्यों नहीं किया गया, इसकी निश्चित तौर पे तफ्तीश होगी। और मैं बताता हूँ आपको कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी वो बहुत संवेदनशील नेता है और वो निश्चित तौर पे इस पूरे प्रकरण के नीचे तक जाएंगे और हर जो दोषी रहेगा उसको निश्चित तौर पे इसकी सजा मिलेगी। हाँ बिल्कुल संदीप जी। अभी तो हम इतना ही कह सकते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें जो लोगों की इस हादसे में निधन हुआ है उन सबके परिवार के प्रति हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। और अभी बचाव कार्य पूरी तरह चल रहा है। कुछ समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पर कुल कितने लोग बहे या कितने लोग वहां पर अभी घायल हैं या पानी में उनको ढूंढा जा रहा है। अभी 2 जन वहां पुल के नीचे मिले हैं, उनको पुल को तोड़कर उनको बाहर निकालने की कोशिश भी चल रही है। हाँ बिल्कुल संदीप खंडेरकर जी, आपका बहुत शुक्रिया के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो ये बहुत दुखद घटना सामने आई है। इंद्राणी नदी पर बना ये जर्जर पुल टूटा है और 15 से 20 लोगों के नदी में बहने की खबर सामने आ रही है, जबकि 5 लोगों की दुखद मौत की भी खबर सामने आ रही है। पुणे से इस वक्त ये बड़ी खबर, इंद्राणी नदी पर बना ये जर्जर पुल टूटा है। तो तालेगांव के कुंडमाल के पास ये पुल टूटा है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं और ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम की चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रोडवेज के नाम पर प्राइवेट बस का फर्जीवाड़ा और सीधे चर्चा में आते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सपा प्रवक्ता विजय द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय जी, आपसे सवाल था, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सरकार का चाहे परिवहन हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे टूरिज्म हो, पूरा गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं न कहीं राजनीतिक नेताओं का इन पे संरक्षण है जी। अब जैसे मैंने कहा था कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो भी भारत सरकार का था और ये उत्तर प्रदेश सरकार की बसें हैं, दसियों हजार बसें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आपने जैसा अभी बताया कि हर जिले में पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा होगा, तो ये सरकार का पूरी तरह से फेल्योर है। जैसे अभी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तुरंत, तो कहीं न कहीं चेकिंग या संवेदना की कमी है कि 1 मिनट के अंदर क्रैश हो जा रहा है। मान लीजिए चलने के बाद कोई इंजन फेल हो, कुछ हो, कि पूरा चेकलिस्ट कंप्लीट होने के बाद और 1 मिनट में 250 हमारे देश के 300 लगभग लोगों की कीमती ड्रीम ऑफ इंडिया ऐसे लोगों की जान चली गई। तो सरकार की लापरवाही, संवेदनहीनता, उसकी वजह से ऐसा हुआ। जैसे पहलगाम में दुर्घटना हुई थी, एक सिपाही भी मौजूद नहीं था, तो जम्मू कश्मीर इतना सुरक्षित नहीं था। वही हाल इनका हर विभाग में है, चाहे रोडवेज हो। अभी छिबरामऊ में ही अस्पताल में आपने देखा होगा एक लड़की मर गई, इतना बड़ा बवाल हुआ, इतना बड़ा केस हुआ। तो ये सरकार का पूरी संवेदनहीनता है और इनका किसी विभाग पे कोई कंट्रोल नहीं है। पूरी तरह से अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सबके मंथली रिश्वत के पैसे बंधे हुए हैं। तो सरकार पूरी तरह संवेदनहीन है। मैं यही कहता हूँ इसकी कायदे से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री को, परिवहन मंत्री के स्तर से जांच करानी चाहिए। एक एक रोडवेज बस और सारी बसों की स्क्रीनिंग करानी चाहिए कि कोई इस तरह का हादसा कहीं हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। रोडवेज में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इंश्योर्ड हैं। ये हमारी निश्चित ही विजय जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को हमेशा तिरस्कृत करने का काम करते आए हैं, लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार लगातार अपराधी और अपराधियों के प्रति ऐसा नहीं शरद जी, जो बताओ मैंने गलत कहा। छिबरामऊ में ही घटना हुई, घटना हुई, आप शायद भूल गए कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो हॉस्पिटल का मालिक है उसकी फोटो वायरल हो रही थी, आप उस पर बैकफुट पे आ गए। आप हमेशा, आप शुभम दुबे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम दुबे के मामले में कहते हैं पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम दुबे के, वो अलग विषय है। मैं लापरवाही की सरकार की, अरे शरद जी, मैं सरकार की जानता हूँ। चलिए ठीक है, विषयांतर हो जाएगा, सुनिए तो, विषयांतर हो जाएगा शरद जी, विषयांतर हो जाएगा, ठीक है शरद जी, विषयांतर हो जाएगा। विजय जी, आपकी बात आ गई। हम अमित मिश्रा का एक बार फिर से रुख करेंगे, उसके बाद शरद जी के पास जाएंगे। अमित, हमारा सवाल जिस तरीके से अभी 11 जून तक लगातार ऐसी डग्गामार वाहनों पर, डग्गामार बसों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 11 जून तक जो मेरे पास आंकड़े हैं वो लगभग 1500 अवैध जो प्राइवेट गाड़ियां, डग्गामार बसें या अन्य गाड़ियां थी, इनको पकड़ा गया था तमाम कार्रवाइयों में। तो लगातार कार्रवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन अब कार्रवाइयों के बीच में इस तरीके के जब हथकंडे अपनाए जाएंगे तो सहज रूप से इनको तो पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, पता नहीं कब से इस तरीके का सिंडिकेट चल रहा था। अमित, बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है और बड़ी चुनौती भी है। विभाग के पास भी है बड़ी चुनौती और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक मामला अगर सामने आया है तो इस तरह का फर्जीवाड़ा मामला जरूर कहीं ना कहीं और हो रहा होगा, या कन्नौज में भी ऐसी बसें और चल रही होंगी, क्योंकि एक इनपुट अभी मिला है और उसके बाद इनपुट मिलने के बाद जब ये कार्रवाई हुई है तो इन लोगों में हड़कंप भी मचा होगा और ये अब पूरी तरह से जांच का विषय हो गया है। और जांच भी ऐसी हो जो पूरी मजबूती से जांच हो, पूरे अच्छे स्तर से जांच हो, इसमें ये निकल के आए कि आखिर इनके ऊपर किसका हाथ था, किसकी शय थी, क्योंकि बिना शय के तो ये इस तरह का काम कर ही नहीं सकते हैं। और प्रदेश स्तर के जो अधिकारी हैं उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। स्थानीय जो अधिकारी हैं वो लगातार तो कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन जो ऊपरी स्तर पे जब ये मामला पहुंचता है तो वो दब जाता है, या यूं कहें ठंडे बस्ते में चला जाता है, जिसके बाद इस तरह के हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आखिर इन्होंने ये काम जो किया है ये किसकी शय पे किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इनके पास एक बस है या और भी बसें हैं या कहीं और इस तरह का सिंडिकेट ये लोग चला रहे हैं,
जिससे ये लोग एक बड़ा खेल खेल रहे होंगे, सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और सबसे बड़ा धोखा वो यात्रियों को दे रहे हैं क्योंकि उनसे पैसा वसूल रहे हैं और सुरक्षा जैसे कोई चीज उसमें होंगे भी नहीं। तो ये सब अब सरकार को और स्थानीय स्तर के जो ऑफिसर हैं उनको देखना होगा, क्योंकि उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पब्लिक जो होती है वो आंख बंद करके भरोसा करती है ये परिवहन विभाग का है, ये सरकारी महकमा है, अगर हम इसमें जा रहे होंगे, हम इसमें यात्रा कर रहे होंगे तो वो पूरी तरह से सुरक्षित होगी। तो अब जिम्मेदारी बनती है सरकार की, परिवहन मंत्री की और यहाँ के स्थानीय अफसरों की, क्योंकि पब्लिक जिस तरह से भरोसा करती है और उनका भरोसा कायम रहे, और इस तरह का जो सिंडिकेट चला रहे हैं इनकी पूरी अच्छे से जांच हो और कहां से शुरू हुआ है और कहां तक ये फैला हो, क्योंकि एक पर अगर आप सोच के रुक जाएंगे कि एक कार्रवाई कर दी है और ये लोग शांत हो गए होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये कहां से शुरुआत हुआ है और इस जो बस संचालक था, जो इसका मालिक था, उसने कैसे इसको कराया है, कहां से रंग रोगन हुआ है, तो एक बड़ा खेल यहाँ कन्नौज से खुलेगा और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जरूर कन्वे करेगा कि इस तरह के जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे होंगे और सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। जी ठीक है शरद जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। शरद जी आपका रुख करेंगे, आ रहे हैं विजय जी, आ रहे हैं। शरद जी से जवाब ले लें, फिर आपके पास आ रहे हैं। शरद जी, अभी तक शिकायतें जो आ रही थी रोडवेज बसों में तेल बेचने की, जर्जर बसों की, तमाम हद तक इस पर काबू पाया गया। हालांकि वो खेल पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, अभी भी तेल भी बेचा जा रहा है और तमाम तरीके की उसमें कालाबाजारियां चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंकुश जरूर लगा है। अब अगर बात की जाए प्राइवेट बसें, रोडवेज बस के जो चालक होते हैं वो भी तमाम परिवहन निगम का नुकसान पहुंचाते हैं। जो लगेज होता है, जो वैसा सामान होता है, कमर्शियल सामान होता है, वो पैसा परिवहन निगम के जेब में नहीं जाता है, वो चालक और परिचालक इस तरीके की ऐसा गठजोड़ है कि वो उन्हीं के जेब में जाता है। प्राइवेट बसें जो अनुबंधित हैं उनका हाल ये है कि उन बसों में लगेज को वरीयता दी जाती है, सवारियों को कम दी जाती है, सवारियों के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं होती हैं, बसों की स्थिति जर्जर होती है। तो ऐसी जब व्यवस्थाएं हैं तो न सिर्फ परिवहन विभाग को नुकसान हो रहा है, बल्कि यात्रियों को सुखद यात्रा का अनुभव नहीं हो पा रहा है, जो उद्देश्य है सरकार का। शरद जी। हेलो जी, निश्चित ही अमित जी ने बताया कि कन्नौज में इस तरीके की घटना सामने आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो घटना थी, इस घटना की जानकारी हमारे अधिकारियों ने नहीं पूरे प्रदेश में इस घटना से सबक सीखते हुए पूरे प्रदेश में स्क्रीनिंग जो विजय जी ने कही है वो स्क्रीनिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे इस घटना में जो अभी हाल ही में घटना संपर्क में आई है, जानकारी में आई है, और उस घटना से सबक लेते हुए हमने उस पर कार्रवाई भी की। अब पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें निश्चित ही कमेटी बनकर इससे पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें जांच होगी, कार्रवाइयां होगी, टीम बनेगी और टीम के बनाकर इसकी पूरी तरीके से तह तक जांच होगी कि इस तरीके के कितने लोग इस अवैध व्यापार में लिप्त होकर इस तरीके का काम कर रहे हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाना और सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसी घटना सामने आती है तो निश्चित ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये अखिलेश यादव जी की 12 से 17 की सरकार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस पे लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। निश्चित ही अगर ऐसी कोई घटना संज्ञान में फिर से आती है तो निश्चित है उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने के बाद हम राजस्व की वसूली भी करेंगे और अगर जिम्मेदार अधिकारी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते तो उन जिम्मेदार अधिकारियों पे भी कार्रवाई करने का काम करेंगे, उनको भी सबक सिखाकर जेल भेजने का काम करेंगे। मैं अपने सपा के प्रवक्ता विजय द्विवेदी को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आज घर में हैं तो हमारी सरकार में सुरक्षित है, आप कहीं भी आइए और जाइए। ये सरकार आपसे वादा करती है कि ये सरकार भयमुक्त है, सरकार में अपराध और अपराधी कहीं भी सर नहीं उठा सकता है और निश्चित ही अगर कोई अपराध और अपराधी सर उठाता है तो उसको कुचलने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जाएगा। और मैं आपके चैनल से माध्यम से एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि इस जो मामला सामने आया है, जो बस तथा कथित रोडवेज की तरह दिख रही थी, उस बस की भी जानकारी हमारे अधिकारियों ने लगाई है, ना कि कोई मीडिया के चैनल के माध्यम से हमको जानकारी हुई, ना ये किसी अखबार में कोई खबर छपी, लेकिन हम लगातार जीरो टॉलरेंस भाई लोगों को जानकारी नहीं हो पाएगी, लोगों को पता कैसे चलेगा? ये तो उस विभाग से शरद जी ये तो विभाग के लोग ही बता पाएंगे, ये तो विभाग के लोग ही बता पाएंगे इस नंबर की गाड़ी है नहीं है, जांच करेंगे
तब पता चलेगा ना। आम आदमी जान ही नहीं पाएगा ना, जो व्यवस्था जिस हिसाब से रंग रोगन किया गया, आम आदमी जान ही नहीं पाएगा। होता है कि सरकार और सरकार की कमियों को गिनाने का काम कभी कभी क्या होती है, हमारे मीडिया चैनल भी बताते थे, लेकिन निश्चित ही इस सरकार में अखिलेश जी को तो मीडिया को आईना दिखाना पड़ता था कि आपके यहाँ ये लूट हो रही है, आपके यहाँ चोरी हो रही है, आपके यहाँ बंदे काट हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार में, हमारी पूछ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमारे अधिकारी इतने चुस्त और दुरुस्त हैं, अगर वो कहीं ना कहीं अपराध होते देखते हैं तो उसको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और कार्रवाई करते हैं। और हमने एक टीम और बना के रखी, अगर ऐसे कोई अधिकारी ऐसे अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनकी भी जवाबदेही हमने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तय कर रखी है। उन पर कार्रवाई करते हैं, उन्हें जेल भेजने का काम करते हैं। हमारी सरकार में अनिल यादव जैसे लोग को हम प्रशस्ति पत्र नहीं देते जिन्होंने भर्ती घोटाला किया। आज देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने 62,60,000 प्रशस्ति पत्र देने का काम किया है, जिसमें 1 रुपए का घोटाला सामने नहीं आया है। मैं पूछना चाहता हूँ सभा के प्रवक्ता से कि आपने अनिल यादव जो इतनी बड़ी संस्था का उनको चेयरमैन बना दिया, उन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया। आप बताइए एलडीए घोटाला, वो एलडीए घोटाला में आपने क्या किया? ना उस पर किसी की कार्रवाई की। उसमें तो महिलाओं की जो वर्दी आई थी, उस वर्दी को बेचने का काम आपने काम करने के किया। आपको तो हम इस चैनल पे माफी मांगनी चाहिए। आप दूसरी सरकारों पे लगाते हैं। आपने कहा कि बहन जी की सरकार में तो 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, आपकी सरकार उसके बाद आ गई, आपने उस घोटाले को क्यों नहीं किया? आप भी उसमें बंदा, ठीक है, जवाब ले लेते। ठीक है शरद जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है शरद जी आपकी बात आ गई। शरद जी, विजय जी, मुझे लगता है विजय जी अब हमें सवाल करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जवाब दे देंगे। हम ये कह रहे हैं जैसे 9 साल होने जा रहे हैं योगी जी की 8.5 सरकार को, 11 साल केंद्र होने जा रहे हैं। कब तक अखिलेश यादव को दोष देते हैं? अरे इतनी हर बात में अखिलेश विजय जी गुंडागर्दी कर रहा है, आपने कोई मुकदमा गुंडागर्दी। विजय जी, शरद जी ने इतनी चीजें गिना दी हैं कि हमें लग रहा है आप दबाव महसूस कर रहे हैं। आप भी बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, इनके जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का। ठीक है शरद जी, शरद जी सुन लीजिए आप, शरद जी सुन लीजिए, शरद जी विजय जी को सुन लीजिए, शरद जी अब विजय जी को सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपके जनप्रतिनिधि जहाँ बैठे हुए हैं, सप्ताह महीना हफ्ता बंधा हुआ है, हर विभाग में सिद्ध कर दीजिए, आप सिद्ध कर दीजिए, बना हुआ है। इस तरीके की पूरे रेवेन्यू अधिकारी मिलके जमीनों का घोटाला कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। आज भी आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता को पहले बुलडोजर का भय दिखाते हैं, पैसा लेके उसी जमीन में कब्जा करा देते हैं। हमारे ये चल रहा है। अरे शरद जी नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे भाई आप ना, आपकी आवाज समझ में आएगी ना विजय जी की। विजय जी को बात रखने दीजिए, मेरी सरकार तेरी सरकार पर बहस फिर लंबी चली जाएगी। विजय जी अपनी बात रखिए। आपके चैनल के माध्यम से इतना पूछना चाहता हूँ, आप हमारे नेताओं पर इल्जाम लगा रहे, एक आरोप नहीं मेरा विषय ही नहीं है शरद जी, मेरा वो विषय ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि रोडवेज में जो इस तरीके की जो अब ये कारनामे, ये फर्जीवाड़ा आ रहा है, इस पर अंकुश कैसे लगेगा? पूरे प्रदेश में स्क्रीनिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? पूरे प्रदेश में स्क्रीनिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसे अगर और कहीं फर्जीवाड़े चल रहे हैं, वो भी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विजय जी, अरे ये देखिए, 1 मिनट सुनिए शरद जी सुन लीजिए। मालूम हुआ है भैया मनोज जी, हमें मालूम हुआ कि उस बस की जमानत भी हो गई है, उसके मालिक के ऊपर कायदे में तो रासुका में। अरे विजय जी, अब आप और गाड़ी को सीज होना चाहिए। आप मुद्दे पे नहीं आना चाह रहे विजय जी। विजय जी, मेरा सवाल है कि क्यों ना पूरे प्रदेश में रोडवेज परिवहन निगम की सभी बसों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए? ऐसे हो सकता है तमाम जनपदों में ऐसे डग्गा मार हो, सरकार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और यात्रियों की सुखद यात्रा भी बाधित कर रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार के राजस्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हर जगह ऐसे कागज बैठे हुए भैया जी, हर विभाग में है। भ्रष्टाचार चल रहा है। ठीक है, माफी के साथ विजय जी आपका बहुत शुक्रिया, शरद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अमित आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अन्य जो मेहमान जुड़े उनका भी बहुत शुक्रिया। तो विषय यही है कि जिस तरीके से कन्नौज में ये 2 फर्जी बसें पकड़ी गई हैं, जो रोडवेज बसों के नाम पर फर्जीवाड़ा करती पकड़ी गई हैं, ऐसे अन्य जनपदों में भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो परिवहन विभाग को, सरकार को ध्यान देना होगा कि यात्रियों के साथ भी ऐसे लोग छल कर रहे हैं और परिवहन विभाग को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश
परिवहन विभाग में प्रदेश में जो भी बसें हैं सबकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। वास्तविकता में जो परिवहन निगम की बसें हैं, परिवहन विभाग की बसें हैं, वो चलनी चाहिए और ऐसे डग्गा मारों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।